आर्थराइटिस क्या है? आर्थराइटिस उस कंडीशन को कहते हैं जब जोड़ों में दर्द और सूजन हो जाता है और फंक्शन एक्टिविटीज, काम करना, चलना फिरना, इसमें दिक्कत होने लग जाती है। इसको हम आर्थराइटिस कहते हैं बाय डेफिनेशन। जी डॉक्टर साहब, आर्थराइटिस महिलाओं में ज़्यादा क्यों होता है? आर्थराइटिस एक मल्टी फैक्टोरियल डिजीज है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, एक कारण नहीं है। महिलाओं में पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस बहुत कम है, कैल्शियम की बहुत कमी होती है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जॉइंट्स का शेप चेंज हो जाता है, बोन्स का शेप चेंज हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, नी रिप्लेसमेंट क्या है? ये ऐसे ही है जैसे गाड़ी के टायर चेंज होते हैं। जी। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा टायर का चक्का निकाल के नया चक्का यहाँ से हड्डी काटी, इधर से काटी और पूरा नई, ऐसा नहीं है। सिर्फ सरफेस चेंज होता है। तो इसको एक तरह से हम रीसर्फेसिंग प्रोसीजर कहते हैं। रीसर्फेसिंग, सिर्फ सरफेस चेंज होता है, नी रिप्लेसमेंट का। डॉक्टर साहब, जैसा देखा गया कि चिकनगुनिया में और कोविड के बाद और चिकनगुनिया जिसको हो जाता है, जॉइंट्स की पेन की और बॉडी पेन की ये समस्या रहती है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। तो चिकनगुनिया एक ऐसा वायरल फीवर है जिसमें कि बुखार के बाद जॉइंट्स में भी बहुत कॉमनली अफेक्ट आता है और जॉइंट्स स्टिफ हो जाते हैं, पेनफुल हो जाते हैं, मूवमेंट्स पेनफुल हो जाती है और अक्सर ये बहुत लंबा भी चल जाता है। कुछ वायरल फीवर, चिकनगुनिया के वायरल फीवर के बाद ये देखा गया है कि महीनों तक या सालों तक भी इफेक्ट देखिए, जोड़ों में दर्द और सूजन चलती रहती है। डॉक्टर साहब, एजिंग पेरेंट्स का ध्यान कैसे रखें? एजिंग पेरेंट्स का ध्यान हमको 3-4 चीज़ों का ध्यान सबसे ज़रूरी रखना है। एक तो अगर उनके बोन्स में वीकनेस है, जैसे हमको बोन्स का टेस्ट कराना, डेक्सा टेस्ट कराना कि कैल्शियम की कमी तो नहीं हो रही है, बोन्स तो वीक नहीं हो रहे, ऑस्टियोपोरोसिस तो नहीं हो रहा, तो उसके टेस्ट से पता लग जाता है। अगर ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है तो हमको उसको ट्रीटमेंट डॉक्टर के एडवाइस से करना चाहिए। ऑस्टियो आर्थराइटिस में क्या होता है? देखिए, ऑस्टियो आर्थराइटिस साधारण तरह की गठिया होती है जिसमें जॉइंट्स का वियर एंड टियर, मतलब जॉइंट्स घिस जाना, कार्टिलेज घिस जाना, और उसकी वजह से पहले देखा करते थे कि अपन खुले में धूप लेते थे विटामिन डी के लिए। आजकल एसी का ज़्यादा चलन हो गया है रोड का, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है। धूप में हमारी स्किन में जो फैट होता है जिसमें कि विटामिन डी होता है, वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। हम कहते हैं कि हमको धूप से विटामिन मिल रहा है। विटामिन का बेसिक तो हमारे शरीर में ही है, लेकिन धूप से वो एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन आज के लिए भी देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, जो बाहर धूप में बहुत काम करते हैं, मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक धूप में रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है। खिलाड़ियों को क्या डाइट रखनी चाहिए अलग अलग खेल के हिसाब से? डाइट में हर स्पोर्ट्समैन की एक कैलोरी रिक्वायरमेंट, प्रोटीन रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, ये हर एक की अलग होती है। कितना उसको प्रोटीन चाहिए, तो एक डाइटिशियन से मिलके, डाइटिशियन से अपनी डाइट का एक शेड्यूल बना के, कैलकुलेट करा के उस तरह से डाइट लेनी चाहिए। ऑफ सीजन की डाइट अलग है, ड्यूरिंग स्पोर्ट्स की डाइट अलग, मैचेस की डाइट अलग है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जितना आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपना प्यार देंगे, उतना चैनल आगे बढ़ेगा, और जितना चैनल आगे बढ़ेगा उतने अच्छे अच्छे गेस्ट हम आपके लिए लाते रहेंगे। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं डॉक्टर आशीष कुमार शर्मा, जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और नी रिप्लेसमेंट के विशेषज्ञ हैं। अभी आशीष कुमार शर्मा जी जयपुर में CK बिरला हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आशीष जी, द दिवाकर शो में आपका स्वागत है। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। आपने अपना कीमती वक्त दिया, आपको अभी बहुत बहुत शुक्रिया। आज के पॉडकास्ट की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। आशीष जी, सबसे पहला मेरा सवाल है, आर्थराइटिस क्या है? आर्थराइटिस उस कंडीशन को कहते हैं जब जोड़ों में दर्द और सूजन हो जाता है और फंक्शन एक्टिविटीज, काम करना, चलना फिरना, इसमें दिक्कत होने लग जाती है। इसको हम आर्थराइटिस कहते हैं बाय डेफिनेशन। जी, तो आर्थराइटिस वैसे तो बहुत तरह की होती है, लेकिन जो सबसे कॉमन तरह की आर्थराइटिस होती है, उसमें हिंदुस्तान में और एशियन कंट्रीज में घुटनों की आर्थराइटिस या ऑस्टियो आर्थराइटिस बहुत कॉमन है। जी, आर्थराइटिस कितने तरह की होती है? तो आर्थराइटिस तो बहुत तरह की होती है, करीब 120 से भी ज्यादा तरह की आर्थराइटिस होती है। लेकिन जो नेक्स्ट कॉमन आर्थराइटिस है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है। ओके, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो शरीर की जो छोटे जोड़ है, हाथों की जोड़, पैरों के पंजे के जोड़, प्लस कुछ दूसरे टखने के जोड़, कलाई का जोड़, ये सब भी खराब हो सकते हैं। दर्द और सूजन और फंक्शन कम होना, एक्टिविटीज कम होना, काम करना, चलना फिरना, जी, ये कम हो जाता है। इसको हम आर्थराइटिस कहते हैं। ऑस्टियो आर्थराइटिस में क्या होता है? देखिए, ऑस्टियो आर्थराइटिस साधारण तरह की गठिया होती है जिसमें जॉइंट्स का वियर एंड टियर, मतलब जॉइंट्स घिस जाना, कार्टिलेज घिस जाना, और उसकी वजह से दर्द होने लग जाना, और मूवमेंट्स में आवाज भी आती है और मूवमेंट्स में दिक्कत भी होती है। कट की आवाज आती है, जॉइंट्स टेढ़े हो जाते हैं, जॉइंट की कार्टिलेज घिस जाती है, तो
पेन भी करता है, दर्द भी करता है, तो इसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, जो वियर एंड टियर, जो घिसाव की वजह से उम्र के साथ जो जॉइंट्स घिस जाते हैं। या दूसरा कारण हो सकता है कि कोई चोट लगे, कोई फ्रैक्चर हो जाए, जॉइंट्स का कोई फ्रैक्चर हो जाए, उसका अलाइनमेंट सही नहीं हो पाए, तो उसकी वजह से जॉइंट्स की कार्टिलेज घिस जाना। जैसे हम अगर समझने के लिए गाड़ियों में देखते हैं, कार्स में देखते हैं, कार के टायर घिस जाते हैं जी। लेकिन कार के टायर जल्दी कब घिसते हैं? जब उनका अलाइनमेंट या कोई टायर में कोई कट लग जाए तो जल्दी घिस। इसी तरह से जॉइंट्स में भी एक तरह से कार्टिलेज जॉइंट्स के टायर हैं। तो जब कार्टिलेज जल्दी घिस जाती है, उम्र से भी पहले घिस जाती है, वो उन कंडीशंस में घिसती है जब कोई कार्टिलेज की बीमारी होती है, या कार्टिलेज कोई डैमेज होता है, या कार्टिलेज उम्र के साथ वियर एंड टियर जल्दी हो जाती है, डिजीज वाला कोई कारण होता है ना, उस कारण से कार्टिलेज जल्दी घिस जाती है, तो आर्थराइटिस जल्दी हो जाती है। वैसे अधिकतर तो ज़्यादा उम्र वाले लोगों में देखा जाता है। जी हाँ, 60+ में ज़्यादा देखी जाती है उम्र के साथ साथ कार्टिलेज जब घिस जाती है। जी। या कोई अलाइनमेंट खराब हो जाए, जैसे हड्डियाँ टेढ़ी हो जाएं, ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएं, तो शेप चेंज हो जाए, तो एक स्ट्रेस, एक पार्ट ऑफ जॉइंट पे ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है, तो कार्टिलेज जल्दी घिस जाता है। डॉक्टर साहब, स्टेम सेल्स क्या होता है? स्टेम सेल्स कुछ बेसिक ऐसे सेल्स होते हैं जब हमारा डेवलपमेंट होता है, बॉडी का डेवलपमेंट होता है, उस समय कुछ सेल्स होते हैं जो शरीर के बाकी सारे सेल्स के ओरिजिन होते हैं। उन्हीं सेल्स से बाकी सारे टिश्यूज, ऑर्गन्स, ये सब बनती हैं, वो स्टेम सेल्स होते हैं। तो स्टेम सेल्स ज़्यादातर बोन मैरो में या प्लासेंटा में, इनमें ज़्यादा मिलती है। ये अलग अलग तरह के स्टेम सेल्स होते हैं, और स्टेम सेल्स कुछ बेसिक सेल्स होते हैं जिससे कि प्रोजेनाइटर सेल्स बनते हैं, उन सेल से फिर ऑर्गन्स बनती हैं। और इसी तरह से अगर आपने चूंकि क्वेश्चन पूछा, मेरे को लग रहा है कि ये शायद कार्टिलेज के संदर्भ में होगा। जी। कार्टिलेज के लिए भी आजकल स्टेम सेल थेरेपी एक एक्सपेरिमेंटल थेरेपी है, लेकिन इसमें कुछ एडवांसमेंट्स भी काफ़ी हो गए हैं जी। और कई जगह तो इसमें हम यूज़ भी करने लगे हैं। अभी भी काफ़ी रिसर्च इस पे चल रही है, और ऐसी उम्मीद है कि फ्यूचर में, भविष्य में, स्टेम सेल से ट्रीटमेंट की वजह से हम कार्टिलेज को रीजनरेट कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, आर्थराइटिस महिलाओं में ज़्यादा क्यों होता है? पुरुषों की तुलना में महिलाओं में आर्थराइटिस ज़्यादा होता है, वो क्या वजह है, वो थोड़ा बताएं। आर्थराइटिस एक मल्टी फैक्टोरियल डिजीज है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, एक कारण नहीं है। महिलाओं में पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस बहुत कम है, कैल्शियम की बहुत कमी होती है, हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं, जॉइंट्स का शेप चेंज हो जाता है, बोन्स का शेप चेंज हो जाता है। तो दूसरी चीज़, महिलाओं में वेट ज़्यादा अक्सर महिलाओं में होता है, तो हार्मोनल कारण, ऑस्टियोपोरोसिस, वेट ज़्यादा होना, ये सब कारण है कि महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस होता है जब हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। ओके। ऑस्टियोआर्थराइटिस तो जब जोड़ कमज़ोर हो जाता है, जोड़ घिस जाता है। और ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियो मतलब हड्डी और पोरोसिस मतलब कमज़ोर होना, खोखला होना। तो हड्डियाँ जब कमज़ोर हो जाती हैं, कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो हड्डियाँ जल्दी फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं, ब्रिटल हो जाती है, फ्रेजाइल हो जाती है, उसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। और वो पोस्ट मेनोपॉजल बहुत कॉमन, 45 की उम्र के बाद जब मेनोपॉज स्टार्ट होता है, तो हार्मोन्स की डेफिशिएंसी की वजह से हड्डियाँ बहुत जल्दी कमज़ोर हो जाती हैं। और क्या उपचार है इसका कि हड्डियाँ अगर कमज़ोर हैं तो मतलब क्या उसके लिए? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो हमको अवेयर होना, कि हम अवेयर अगर होंगे हमारी हड्डियों के बारे में, जानकारी रखेंगे, टाइम टाइम पे टेस्ट कराते रहेंगे, तो हम ध्यान रखेंगे और अपनी डाइट को सही मैनेज करेंगे, तो हमारी हड्डियों में कैल्शियम की कमी नहीं होगी। एक तो डाइट में कैल्शियम की कमी। नंबर 2, किसी भी कारण से अगर आपका बॉडी का कैल्शियम कम हो रहा है, जो हड्डियों से कैल्शियम को बॉडी को लेना पड़ रहा है, ब्लड को लेना पड़ रहा है, तो हड्डियाँ फिर कमज़ोर हो जाती हैं। हार्मोनल कारण सबसे कॉमन है पोस्ट मेनोपॉजल। दूसरा, हम अगर डाइट में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा रखेंगे, अप्रोप्रिएट रखेंगे, तो बॉडी में डेफिशिएंसी नहीं होगी, तो हड्डियाँ कमज़ोर नहीं है। तो हमको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। टाइम से कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे डेक्सा टेस्ट है, उसमें बोन डेंसिटी टेस्ट होती है, वो टेस्ट हम साल में एक बार कराते रहें। B12, D3 ये टेस्ट भी होता है? B12 नर्व विटामिन है और D3 बोन विटामिन है। B12 की डेफिशिएंसी से नर्व्स की कमजोरी हो जाती है, नसें कमजोर हो जाती हैं, और D3 की कमी से हड्डियाँ दुखती ज़्यादा है। तो बोन्स की हेल्थ के लिए D3 ये ज़रूरी होता है। पहले देखा करते थे कि अपन खुले में धूप लेते थे विटामिन डी के लिए, आजकल AC का ज़्यादा चलन हो गया है, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है। धूप में हमारी स्किन में जो फैट होता है, जिसमें कि विटामिन डी होता है, वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। हम कहते हैं कि हमको धूप से विटामिन मिल रहा है। विटामिन का बेसिक तो हमारे शरीर में ही है, लेकिन धूप से वो एक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन आजकल ये भी देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, जो बाहर धूप में बहुत काम करते हैं, मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक धूप में रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है। तो हमको इस चीज़ का टेस्ट भी कराना भी टाइम से ज़रूरी है। अगर ऐसा लगता है कि डेफिशिएंसी हो सकती है, तो अगर डेफिशिएंसी है तो बाहर से सब्स्टिट्यूट देना ज़रूरी होता है विटामिन डी। आजकल तो बहुत ज़्यादा पता लग रहा है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है।
बहुत लोगों को। डॉक्टर साहब, आर्थराइटिस आपको लगता है कि गांव की तुलना में शहर में ज़्यादा देखने को मिलता है, शहर के लोगों में? उसका क्या कारण है कि गांव के लोग मेहनती होते हैं, क्या थोड़ा बताएं। नहीं, ऐसा नहीं है। हम चूंकि शहरों में रहते हैं तो हम देखते ज़्यादा शहरों में ही है। गाँव में भी बहुत आर्थराइटिस होती है। हम जब ऑपरेशंस करते हैं तो बराबर ही होते हैं, गाँव के और शहर के दोनों के। गाँव के लोग पेशेंट्स भी बहुत आते हैं आर्थराइटिस के। यूरिक एसिड का बढ़ना आर्थराइटिस की एक वजह है, वो थोड़ा बताएं। यूरिक एसिड एक हमारे ब्लड में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। अगर यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो इसको शरीर में एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहते हैं, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स। मतलब जो प्रोटीन के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स। इनका जो मेटाबॉलिज्म अगर डिफेक्टिव हो जाता है कुछ एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से, तो शरीर में इनका जो प्रिकर्सर है यूरिक एसिड, वो इकट्ठा होता जाता है, उसका लेवल बढ़ जाता है। यूरिक एसिड फिर एक क्रिटिकल लेवल होता है 7 मिलीग्राम/%। उससे ज्यादा अगर ब्लड में आ जाता है तो वो फिर सॉफ्ट टिश्यूज में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। सबसे कॉमनली ये जॉइंट्स में डिपॉजिट होता है, और खास तौर से पैर के जो अंगूठा है इसके जोड़ में, या पैरों में, शरीर में दूसरे जोड़ों में के आसपास इकट्ठा होता है, तो इसको हम कहते हैं गाउट। गाउट वाली गठिया जो होती है, गाउटी आर्थराइटिस, वो होती है। ये कई बार जॉइंट्स में बहुत सीवियर पेन कर सकती है, रेडनेस, इन्फ्लेमेशन, सीवियर पेन। तो ये यूरिक एसिड अगर बढ़ता है तो इसको भी हम दवाइयों से ठीक कर सकते हैं, यूरिक एसिड कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी बहुत अच्छी दवाइयाँ आती हैं। अच्छा, डिग्रीज ऑफ ट्रीटमेंट, क्या क्या स्टेजेस होती हैं ट्रीटमेंट की, वो एक बार एक्सप्लेन करें, दर्शकों को बताएं। आर्थराइटिस की समस्या अगर है, जैसे हमने बाय डेफिनेशन कहते हैं कि जोड़ में दर्द और सूजन, उसको हम आर्थराइटिस कहते हैं। तो अगर आर्थराइटिस की समस्या है तो सबसे पहले तो हमको प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए, जो कि बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है आजकल अवेलेबल। सबसे पहले तो डॉक्टर से कंसल्ट करके, जैसे अगर डॉक्टर बताए कि हाँ आपको आर्थराइटिस है, आपको एक्सरे कराना चाहिए, तो आपको जो डॉक्टर बताए वो एक्सरे करा के और आर्थराइटिस का डायग्नोसिस करना चाहिए। अगर डॉक्टर बोले कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं है, आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या गाउटी आर्थराइटिस है, इसको कंफर्म करने के लिए कुछ टेस्ट होंगे, तो वो टेस्ट कराने चाहिए। टेस्ट करा के प्रॉपर डायग्नोसिस, सही डायग्नोसिस अगर हो जाएगा, सही डायग्नोसिस के बाद फिर सही ट्रीटमेंट भी हो जाएगा। तो अगर सही ट्रीटमेंट हो जाएगा, आर्थराइटिस आगे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, तो आपके जॉइंट्स में डैमेज नहीं होगा। तो इसमें आपके आर्थराइटिस किस तरह की है और किस तरह की आर्थराइटिस की कौन सी स्टेज है, कितना सीवियरिटी है, कितना डैमेज हो चुका है, ये पता लगाना, इसके लिए कुछ जो टेस्ट होते हैं, उससे फिर अगर स्टेजिंग हो जाएगी तो हर स्टेज का फिर अलग ट्रीटमेंट होता है। अर्ली आर्थराइटिस का दवाइयों से, कसरत से, प्रिकॉशंस से परहेज कुछ होते हैं, उनसे ट्रीटमेंट हो सकता है। कुछ इंजेक्शंस भी आते हैं, कुछ ग्रीस के इंजेक्शंस भी आते हैं, वो भी हम देखते हैं सिचुएशन के हिसाब से, स्टेज के हिसाब से। लेकिन अगर बहुत एडवांस्ड आर्थराइटिस है, जॉइंट में डैमेज ज़्यादा हो चुका है, आजकल जॉइंट रिप्लेसमेंट्स बहुत कॉमन है, उसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। जब और कोई ऑप्शन नहीं बचता तो फिर हमको जॉइंट रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। और जॉइंट रिप्लेसमेंट से डरे नहीं, जॉइंट रिप्लेसमेंट बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। आजकल तो जॉइंट्स के बहुत अच्छे डिजाइन, बहुत अच्छे नए जनरेशन के जॉइंट्स अवेलेबल है, जिसमें कि जॉइंट्स जो पहले कहते थे हम 15 साल चलते हैं, आज उनकी लाइफ और भी ज्यादा देखी गई है। और हमने जो 20 से 25 साल पहले जॉइंट रिप्लेसमेंट्स किए थे, वो भी आजकल बहुत सारे जॉइंट्स बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जॉइंट्स की लाइफ कम होती है, जॉइंट्स की लाइफ आज की बहुत अच्छी होती है। कंसिडर ये करना चाहिए कि हमको एक्सपीरियंस्ड सर्जन से, जिसकी रेपुटेशन अच्छी है और जिसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, उससे और अच्छे सेंटर में ऑपरेशन कराना चाहिए। डॉक्टर साहब, नी रिप्लेसमेंट क्या है, मतलब क्या रिप्लेस होता है, पूरा विस्तार से बताएं। ये ऐसे ही है जैसे गाड़ी के टायर चेंज होते हैं जी। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा टायर का चक्का निकाल के नया चक्का, यहाँ से हड्डी काटी, इधर से काटी और पूरा नई, ऐसा नहीं है। सिर्फ सरफेस चेंज होता है। तो इसको एक तरह से हम रीसर्फेसिंग प्रोसीजर कहते हैं। रीसर्फेसिंग, सिर्फ सरफेस चेंज होता है नी रिप्लेसमेंट का। हिप रिप्लेसमेंट या दूसरे जॉइंट से कभी कभी पूरा हेड निकाल के नया हेड डालना पड़ता है और उसका कप साइड भी चेंज करना पड़ता है। तो नी रिप्लेसमेंट में फर्क यह है कि नी रिप्लेसमेंट जॉइंट का जो फीमर का या डिस्टल सरफेस है, नीचे वाला सरफेस है, उसका सरफेस काट के नया सरफेस लगा देते हैं। इसी तरह से टिबिया साइड में, नीचे की साइड में भी खाली सरफेस, जैसे इस ये पोजीशन रहती है तो यहाँ से कट करके, जी हाँ जी, तो जैसे ये इस खाली ऊपर से इसे छीला, यहाँ छीला, यहाँ से छीला और एक कैप लगा दी। ओके, इसी तरह से नीचे का सरफेस है, ऊपर से इसे छीला और एक कैप लगा। कैप मेटल का होता है? कैप मेटल का होता है, बीच में एक अल्ट्रा हाई मोलिकुलर वेट पॉलीथीन करके प्लास्टिक होता है, जो बहुत हार्ड होता है, जो घिसता नहीं है, बहुत कम घिसता है, बहुत स्लो। तो ये मेटल ऑन पॉली, ये इसका बेयरिंग सरफेस होता है। आपस में जो मूवमेंट्स होती है जी, वो मेटल ऑन पॉली पे मूवमेंट्स होती है। तो उसमें ग्रीसिंग का किस तरह से ऐसा कभी देखने को मिला? आपका बहुत लंबा तजुर्बा है, 28-30 सालों से आप सर्जरियाँ कर रहे हैं, कि रिप्लेसमेंट के बाद भी पेशेंट को पेन हो रहा हो या सक्सेस नहीं हुआ हो, कुछ ऐसा उसका रेट्स हैं कुछ? देखिए, इसके अलग अलग कारण हैं। इसको हम कहते हैं अर्ली फेलियर। ओके, अर्ली फेलियर कितने % केसेस में होता है, हमने जो
कुछ स्टडीज़ हैं, कुछ रिसर्च है, उसमें जॉइंट रजिस्ट्रीज में डेटा है, उसके हिसाब से 15 ईयर्स के जो फॉलोअप होते हैं उसमें 97% टू 98% जॉइंट्स फिर भी सर्वाइव कर रहे होते हैं। ओके। फिर ये धीरे धीरे ग्राफ नीचे जाता है और 25 साल बाद करीब 92% जॉइंट्स, 90 to 92% जॉइंट्स 25 साल तक भी चलते हैं। ये नए जॉइंट्स, नए डिज़ाइंस की मैं बात कर रहा हूँ। 25 साल के बाद फिर ये जॉइंट्स थोड़ा सा जल्दी ख़राब होने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी ख़राब होते हैं और जल्दी कराना पड़ता है, बहुत रेयरली ख़राब हो दोबारा से, जिनको हमको रिवाइज करना पड़ता है। डॉक्टर साहब, क्या मसाज तेल मालिश इफ़ेक्टिव है? आजकल सुनने में आता है कि कैनाबिस ऑयल CBD, ये क्या है, थोड़ा विस्तार से बताएं, और ये कितना कारगर है? हाँ, ये एक केमिकल है, हम तो इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते क्योंकि ये न्यूयॉर्क से निकला है ये, शायद बाहर की कंट्रीज़ में ज़्यादा कैनाबिस ऑयल को काम में लेते हैं। हाँ, कैनाबिनॉइड्स होते हैं ये, जो इनका मसाज कहते हैं कि कुछ फ़र्क करता है, लेकिन ये हमारी जो रिसर्च है उसमें एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी उसका कोई ज़्यादा रोल है, कैनाबिनॉइड्स का ज़्यादा रोल नहीं है। नॉर्मल जो नॉर्मल ऑयल बाज़ार में मार्केट में होते हैं जो मेडिकेटेड उनको बताया जाता है, तो क्या वो कारगर है उनकी मसाज, या कुछ घंटे के आराम देते हैं और वो लॉन्ग टर्म उसका नहीं है ऐसा? देखिए, मैं इसका आपको मेडिकल एक्सप्लेनेशन बताता हूँ कि मसाज से क्यों रिलीफ मिलता है। मसाज से या सेक करने से, जो भी मसाज थेरेपी होती है या जो कोई सेक थेरेपी होती है, गर्म सेक होती है, इसमें कोई भी चीज़ को हम जब बॉडी के किसी भी पार्ट को जब गर्म करते हैं या मालिश करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से एक सब्सटेंस पी होता है, सब्सटेंस पी एक केमिकल होता है, जो पी मतलब पेन सब्सटेंस पी, ये सब्सटेंस पी पेन नर्व एंडिंग्स जो होती है, जो उनको स्टिमुलेट होने से पेन फील होता है, तो ये सब्सटेंस पी वॉश आउट हो जाता है। ओके। क्योंकि सर्कुलेशन बढ़ गया, हाँ, तो वो सब्सटेंस पी वॉश आउट हो गया। तो जब सब्सटेंस पी नर्व एंडिंग्स को स्टिमुलेट करने के लिए होगा ही नहीं, तो पेन भी फील नहीं होगी। तो जो भी सेक होता है या मालिश होती है, उससे सब्सटेंस पी वॉश आउट होने से पेन कम हो जाता है। लेकिन सेक करने से, मालिश करने से कभी कभी इन्फ्लेमेशन, बल्कि ज्यादातर टाइम इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है। इन्फ्लेमेशन बढ़ने से वो इन्फ्लेमेशन सब्सटेंस पी ज्यादा प्रोड्यूस करता है, तो 2 या 3 घंटे बाद दोबारा से सब्सटेंस पी इकट्ठा हो जाता है और दोबारा से दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो ये रिलीफ टेम्परेरी होता है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं। एक डॉक्टर साहब आपने बताया, मैं आपको बीच में इंटरप्ट करता हूँ, हाँ। कि आप एक लिक्विड इंजेक्ट करते हैं, वो कितना कारगर है? पहले आप अपना कंटिन्यू करें जो आप बात करना चाह रहे थे, फिर इस पॉइंट पर आए। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये सब्सटेंस पी दोबारा से जब इकट्ठा हो जाता है जी, तो वो दोबारा से पेन स्टार्ट हो जाता है। तो ये टेक्निक जो है ये टेम्परेरी है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। लॉन्ग लास्टिंग रिलीफ के लिए कुछ एक्सरसाइज और कुछ प्रिकॉशंस वो है जिससे कि सब्सटेंस पी बनना ही बंद हो जाएगा इन्फ्लेमेशन के। हमको टारगेट करना है इन्फ्लेमेशन को, अगर इन्फ्लेमेशन है तो, और वीक मसल्स को टारगेट करना है। वीक मसल स्ट्रांग होगी तो जॉइंट्स पे लोड नहीं आएगा, और मसल स्ट्रांग होगी तो फिर चलने फिरने में भी इजी रहेगा। इन्फ्लेमेशन कम होगा तो सब्सटेंस पी नहीं बनेगा, तो पेन वैसे भी कम फील होगा। दूसरा आपने एक क्वेश्चन पूछा, लिक्विड इंजेक्ट। तो ये लिक्विड जो इंजेक्ट करते हैं, ये अलग अलग तरह के 3-4 इंजेक्शंस आते हैं। एक तो जॉइंट्स में जो नेचुरल ग्रीज होता है, जिसको हम कहते हैं हाई यूरोनिक एसिड जी, तो हाई यूरोनिक एसिड का ही एक इंजेक्शन होता है, अल्ट्रा हाई मॉलिक्यूलर वेट वाला, जो जॉइंट्स को लुब्रिकेट करता है, तो वो हम इंजेक्ट कर देते हैं। ये कमर्शियली मिलता है, इंजेक्शंस इसके अवेलेबल हैं मेडिकल शॉप्स पे। तो ये इससे भी करीब 6 महीने से 1 साल तक इसमें रिलीफ रहता है जॉइंट्स में। लेकिन ये डिपेंड करता है, इसमें स्टेजिंग जो होती है आर्थराइटिस की, जिसमें हम आर्थराइटिस को मेनली 4 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, 1, 2, 3 और 4। तो 4th स्टेज तो लास्ट स्टेज होती है जिसमें जॉइंट रिप्लेसमेंट की जरूरत होती है, लेकिन 2nd और 3rd, अर्ली 3rd, इन स्टेजेस में इंजेक्शन भी कारगर हो सकता है। लेकिन इनिशियल स्टेज पे अगर इनिशियल स्टेज जी, तो कारगर हो सकता है, लेकिन इसका रिलीफ रहता है करीब 6 महीने से 1 साल तक, और आर्थराइटिस की प्रोग्रेस भी स्लो हो जाती है। लेकिन ये तो सिर्फ एक चीज़ है, और भी कई चीज़ें हैं जिनसे कि हम पेशेंट्स को एडवाइस करके आर्थराइटिस की प्रोग्रेस को स्लो कर सकते हैं। जैसे वेट कम रखना, अगर वेट ज़्यादा होगा तो कार्टिलेज जल्दी घिसेगी, जॉइंट जल्दी खराब होगी। सिमिलरली जैसे कि गाड़ी के टायर अगर खराब हो रहे हैं, टायर गाड़ी को ओवरलोड करोगे तो टायर और भी जल्दी खराब होगा, लोड पड़ेगा उसका। अलाइनमेंट सही होना चाहिए। कभी कभी हम अलाइनमेंट के लिए भी कुछ सर्जरीज करनी पड़ती है, ताकि अलाइनमेंट ठीक हो जाएगा तो जॉइंट की लाइफ बढ़ जाएगी। अगर अलाइनमेंट खराब होगा तो बहुत जल्दी जॉइंट्स खराब हो जाएंगे, फिर रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ एक्सरसाइज प्रिकॉशंस जैसे हमने बताया, फिर कुछ जैसे किसी गठिया बाय को अगर कंट्रोल कर लेंगे तो जॉइंट्स का डैमेज रुक जाएगा। तो जो भी जिस कारण से भी आर्थराइटिस हो रही है, उस कारण को रोकना जरूरी है। वो कारण रुक जाएगा, जॉइंट रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर साहब, अक्सर देखा जाता है मल्टी स्टोरीज का कल्चर है। मल्टी स्टोरीज पे लोग क्या करते हैं, स्टेयर से चढ़ना और उतरना करते हैं, लेकिन वो वॉक नहीं करते, फ्लैट
ज़मीन पर वॉक नहीं करते, वो उनको लगता है कि हम ऊपर सीढ़ियाँ वो चढ़ेंगे उतरेंगे तो हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी, तो क्या वो सही है या वो हानिकारक है? यहाँ भी देखिए, जो यंग लोग होते हैं, यंगस्टर्स, चिल्ड्रन, यंग एडल्ट्स, इनके जॉइंट्स बिल्कुल नॉर्मल हो। इनके जॉइंट्स में एक्सरसाइज करने के लिए अगर वो सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो इट इज अ गुड एक्सरसाइज, मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होती है। लेकिन जैसे ही हमको 40-50 एज में के पेशेंट्स आते हैं, उनके जब जॉइंट्स में डैमेज स्टार्ट हो जाता है, तो सीढ़ी चढ़ने वाली एक्सरसाइज उनके पटलोफीमोरल जॉइंट्स को बहुत ज्यादा जल्दी डैमेज करती है। डकनी वाला जो जॉइंट होता है, उस सीढ़ी चढ़ने में, उठक बैठक करने में, उकड़ू बैठने में, छोटे स्टूल पे छोटे मुड्डे पे बैठने में, जमीन पे बैठने में, इसमें दिक्कत होना स्टार्ट हो जाती है। तो इनको हम एडवाइस करते हैं कि आप फ्लैट सरफेस पे चलिए। लेकिन अगर पूछे कि बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी है, इनके लिए स्विमिंग इज बेस्ट एक्सरसाइज। स्विमिंग में ग्रेविटी एलिमिनेट हो जाती है, तो प्योर मस्कुलर एक्सरसाइज, तो जॉइंट्स में जो ग्राइंडिंग मूवमेंट नहीं होगी, फ्लैट सरफेस पे विदाउट ग्रेविटी जो मूवमेंट होती है, और मस्कुलर एक्सरसाइज, वो बेस्ट एक्सरसाइज है आर्थराइटिस पेशेंट्स के लिए। डॉक्टर साहब, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ। अगर बेसिक पेन है तो क्या फीस होती है? उसको ट्रीटमेंट हम देंगे पेशेंट को तो क्या फीस होगी? सर्जरी करनी पड़ेगी तो सर्जरी की क्या फीस होगी? और हिप रिप्लेसमेंट की क्या फीस होगी? दवाइयों का क्या खर्च होगा? ये विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि हर श्रेणी के दर्शक आपका पॉडकास्ट देखेंगे, तो विस्तार से बताएं। देखिए, एक्सरसाइज की तो कोई फीस नहीं है। एक्सरसाइज तो आप आजकल तो ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अच्छी वेबसाइट्स पे जाएं, अच्छे इन्फॉर्मेशन लें इंटरनेट से, तो आपको सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन गलत साइट्स पे नहीं जाएं, कोएक्स वाली वेबसाइट्स की नहीं जाएं, तो आप ऑनलाइन जानकारी ले सकते हैं। डॉक्टर्स की नॉर्मल जो फीस होती है मेडिकल कॉलेज में, सरकारी हॉस्पिटल में तो ऑलमोस्ट फ्री है। सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन से या एक्सपीरियंस ऑर्थोपेडिक सर्जन से जाके डायग्नोसिस करा के एक्सरसाइज करें, दवाई लिखवा लें। आजकल तो दवाई भी बहुत सारी फ्री है, गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज में फ्री मिलती है। प्राइवेट पे डिपेंड करता है कि कौन सा हॉस्पिटल है, वहाँ उनके अकॉर्डिंग फीस होती है। सर्जरी की अगर ज़रूरत पड़े तो ये जो जॉइंट्स आते हैं, एक बहुत अच्छी पहल मोदी जी की गवर्नमेंट ने की थी, जॉइंट्स की रेट पे कैपिंग कर दी। तो उस वजह से जो 1.25 लाख 1.5 लाख के जॉइंट्स आते थे, वो सीधे गिर के एक साथ 60,000 के आसपास आ गए जॉइंट्स। दोनों जॉइंट्स? एक जॉइंट। ये मैं इंपोर्टेड जॉइंट्स की बात कर रहा हूँ। ओके। कुछ इंडियन जॉइंट्स के आते हैं जो थोड़ा सस्ते होते हैं। आयुष्मान भारत और इसमें तो काफ़ी ऑलमोस्ट फ्री होती है, लेकिन RGHS में या कुछ इंश्योरेंस कंपनीज के एम्पैनलमेंट्स में, इसमें भी सारी इंश्योरेंस कंपनीज देती हैं, या RGHS से जॉइंट्स फ्री हो जाते हैं। हिप जॉइंट में और नी जॉइंट्स में जो सर्जिकल कॉस्ट है, एडमिशन कॉस्ट है, करीब 1 लाख के आसपास होती है, प्लस द कॉस्ट ऑफ जॉइंट। तो जॉइंट की कॉस्ट जो भी है वो इसमें और ऐड हो जाए, तो इतना करीब होता है। मतलब एक जॉइंट लगेगा तो आप अप्रॉक्स आप बता रहे हो 60 से 70 हज़ार रुपए का, और ये इम्पोर्टेड बता रहे हैं आप? ये इम्पोर्टेड अलग अलग तरह के आते हैं। अच्छा, ओके। जैसे हम नी जॉइंट की अगर बात करें तो नी जॉइंट की कॉस्ट 60,000 से 90,000 1 लाख के आसपास, ओके, अप्रॉक्सिमेटली इतनी होती है। और 1 लाख रुपया जो होगा वो हॉस्पिटल सर्जिकल फीस, इन्वेस्टिगेशंस, मेडिसिन्स, इंजेक्शंस, OT चार्जेस, नर्सिंग चार्जेस, डॉक्टर चार्ज। बाकी हॉस्पिटल कितना बड़ा है, किस ग्रेड का है, वो फिर चार्जेस उस हिसाब से। हाँ, तो हर हॉस्पिटल के अलग कैटेगरी के हिसाब से फीस होती है। पहले बहुत ज़्यादा महंगा होता था, आज की डेट में ये सरकार ने जब से टैक्सेस कम किए, शायद उस वजह से। हाँ, काफ़ी फ़र्क पड़ा था। पहले तो काफ़ी ज़्यादा चार्जेस होते थे, लेकिन काफ़ी फ़र्क पड़ गया। अब आम आदमी भी सोच सकता है कि रिप्लेस कराए सरकारी के। बल्कि ये जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, इनसे तो बहुत और भी सस्ते हो जाते हैं, करीब फ्री हो जाते हैं। हाँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो फ्री हो जाता है। हाँ। फ्लैट फुट की क्या समस्या है? क्या फ्लैट फुट क्या है, कैसे होता है, उसका निवारण कैसे करें, वो विस्तार से बताएं। फ्लैट फुट देखिए, हमारे जो बॉडी का फुट का स्ट्रक्चर है, शेप है, एनाटॉमी है, उसमें फुट का शेप एक आर्च जैसे होता है, जैसे आर्च जैसे है ना, राइट। तो आर्च में आगे का पार्ट, जो टोज वाला पार्ट होता है, टोज के जस्ट नीचे वाला, और पीछे की हील, ऐसे फुट टिकता है, और बीच में एक से डोम जैसा होता है, ऐसे स्ट्रक्चर होता है। लेकिन ये जब आर्च फ्लैट कोलैप्स हो जाती है, फ्लैट फुट हो जाता है जी, इस आर्च के नीचे बहुत सारी ब्लड वेसल्स जी, नर्व्स, टेंडन्स, ये सब होते हैं आर्च के नीचे। बिल्कुल, ब्लड वेसल्स जब आर्च खत्म हो जाएगा तो प्रेस हो जाएंगे, तो सर्कुलेशन ब्लॉक हो जाएगा, नर्व्स प्रेस हो जाएगी, प्लस जो हम वॉक करते हैं, जो हमारा बायोमैकेनिक्स है, वो चेंज हो जाता है। फ्लैट फुट चलना और आर्च पे चलना, इसमें बहुत फर्क होता है। चाल में भी बदलाव, चाल में भी फर्क होता है, रनिंग में भी फर्क होता है, नॉर्मल वॉकिंग में, शेप में, स्टैंड, सिटिंग, स्टैंडिंग में, इसमें भी फर्क पड़ता है। तो फ्लैट फुट होता है जब आर्च कोलैप्स हो जाती है, फुट का शेप चेंज हो जाता है जी, तो चलने फिरने में दिक्कत होती है, फास्ट नहीं चला जाता, और फुट में पेन रहता है। और ऐसे फुट में, फुट के जो छोटे जॉइंट्स हैं, उसमें आर्थराइटिस जल्दी होने की संभावना ज़्यादा हो। ओके। डॉक्टर साहब, ये देखा जाता है कि
जैसा सुनने में आया है कि हम छोटे बच्चे को वॉकर में चलाते हैं, जैसे हमारे देखने को मिलता है, और वॉकर में बच्चा चलता है, वॉकर में पहिए लगे होते हैं, तो बच्चा ऐसे ऊपर 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 चलता है। तो क्या वो बच्चे को वॉकर में चलाना ठीक है, या उसको नेचुरली उसको देखना चाहिए, या उसको हाथ पकड़ के चलाना ठीक है? तो बच्चों की चाल भी ऐसी हो जाती है, वो पंजों से चलते हैं, तो उसको थोड़ा सा आप बताएं विस्तार से। देखिए, बच्चों के ग्रोथ के माइलस्टोन्स होते हैं। किस उम्र में बच्चे की ग्रोथ के हिसाब से, एज के हिसाब से क्या क्या नए एडिशंस होंगे कि वो उसकी वॉकिंग कैसे होगी, मूवमेंट्स कैसे होगी। जब बच्चा पैदा होता है तो सीधा लेटता है, उसको करवट लेने में एक टाइम आता है कुछ महीने का, जब वो करवट लेने लगता है, फिर उल्टा होने लगता है, फिर वो 4 पैरों पे ऐसे घुटने पे खड़ा होता है, 4 पैरों पे, 4 पैरों पे चलने लगता है धीरे धीरे। फिर उसको पकड़ के खड़े होने में भी 8-9 महीने लगते हैं। पकड़ के खड़े होने के बाद जो इंडिपेंडेंट चलता है वो करीब 1 साल की उम्र पे चले। ये इसके नॉर्मल ग्रोथ के माइलस्टोन्स होते हैं। इन माइलस्टोन्स को हम अगर जल्दी कोशिश करें तो बच्चों की हड्डियां तो कमज़ोर होती हैं, सॉफ्ट बोन्स बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो बस स्ट्रेस आने की संभावना ज़्यादा होती है। बच्चों की जॉइंट्स में टेढ़ापन, हड्डियों में टेढ़ापन आने की संभावना। तो बच्चों के नॉर्मल जो माइलस्टोन्स हैं उनके हिसाब से बच्चों को खुद ही अपने आप चलने के हमको एनकरेज करना चाहिए। वॉकर का इस्तेमाल नहीं करना, बहुत जल्दबाजी वॉकर आर्टिफिशियल चीज़ें इनसे नहीं करना, नहीं तो स्ट्रेस आ जाता है, अननेसेसरी टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे जॉइंट्स एंड बोन्स। डॉक्टर साहब जैसा देखा गया कि चिकनगुनिया में और कोविड के बाद, और चिकनगुनिया जिसको हो जाता है, जॉइंट्स की पेन की और बॉडी पेन की ये समस्या रहती है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, तो उस बारे में विस्तार से बताएं कि उसका क्या उपचार है और ये क्या समस्या, तो बताएं। चिकनगुनिया एक ऐसा वायरल फीवर है जिसमें कि बुखार के बाद जॉइंट्स में भी बहुत कॉमनली अफेक्ट आता है और जॉइंट्स स्टिफ हो जाते हैं, पेनफुल हो जाते हैं, मूवमेंट्स पेनफुल हो जाती है, और अक्सर ये बहुत लंबा भी चल जाता है। कुछ वायरल फीवर, चिकनगुनिया के वायरल फीवर के बाद ये देखा गया है कि महीनों तक या सालों तक भी इफेक्ट देख। जोड़ों में दर्द और सूजन चलती रहती। दर्द भी काफ़ी इनकैपेसिटेटिंग, बहुत सीवियर, काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं पेशेंट्स। रात को नींद में भी दिक्कत होती है, और इसके लिए भी कुछ दवाइयाँ आती हैं और थेरेपीज भी होती है। उससे चिकनगुनिया का जो जॉइंट्स वाला जो पेज वो कम कंट्रोल हो सकता है। इसमें क्या फिजियोथेरेपी, कुछ मेडिसिन आती हैं, जॉइंट्स की कुछ आर्थराइटिस की मेडिसिन आ रही हैं, चिकनगुनिया के आर्थराइटिस, उससे कंट्रोल हो जाता है। डॉक्टर साहब ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, सर्वाइकल क्या है? क्या ये गलत पोस्चर की वजह से होता है? गलत तरीके से, आप जैसे स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो रहा है, मोबाइल को हम ऐसे देखेंगे, वो थोड़ा आप पूरा एक्सप्लेन करें कि सर्वाइकल क्या है, कैसे उसको ठीक किया जाता है, उसका उपचार क्या है? सर्वाइकल भी डिजेनरेटिव डिजीज, इसको हम मेडिकल में सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। तो ओल्ड एज में 40+, 50+ एज में रीढ़ की हड्डी के जो छोटे जॉइंट्स होते हैं, जैसे हमारे घुटने घिसते हैं आर्थराइटिस में, उसी तरह से रीढ़ की हड्डी के जो छोटे जॉइंट्स हैं वो भी घिस जाते हैं, घिसना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसमें घिसने के साथ साथ फिर वो जो हड्डी जम जाती है, घिसी हुई हड्डी किनारे थे, वो हम एक्सरे में देखते हैं कि वो नई हड्डी जैसी दिखती है, हड्डी की चौंच जैसे, ओस्टिफाइड्स जैसे दिखते हैं, और वो कई बार नर्व्स को प्रेस कर देती है। रीढ़ की हड्डी से जो नर्व्स निकलती हैं, नर्व रूट्स, सर्वाइकल रूट्स, उनको प्रेस कर देती है। तो वो जो नर्व्स पे प्रेशर आता है उसकी वजह से फिर पेन स्टार्ट हो जाता है, और वो पेन वहाँ तक फील होता है जहाँ तक नर्व्स जाती है। अगर प्रेशर ज़्यादा है तो नर्व अगर पूरे हाथ में जा रही होगी तो पूरे हाथ तक रेडिएट हो सकता है। जैसे कि स्लिप डिस्क में भी नर्व पे प्रेशर आता है तो पैर में साइटिका का पेन होता है, उसी तरह से सर्वाइकल में भी हाथ में या गर्दन के पीछे या साइड में कंधे की। डॉक्टर साहब मुझे जितनी जानकारी, हमारे इस पोर्शन में या हमारे पूरे शरीर में नसों का एक जाल होता है, क्योंकि हम पुराने लोग हैं, हमने देखा है जैसे पंखा होता है, फैन की वायरिंग होती है, किसी मोटर की वायरिंग होती है, तो जब हम एक ही पोस्चर में रहेंगे तो नसों का जो गुच्छा होगा वो प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो पाएगा। तो क्या ये सही बात है? देखिए, नसों का गुच्छा नहीं होता, लेकिन नसें उसी तरह से होती है जैसे ये दीवारों में वायर्स जाते हैं जी। तो जैसे हम यहाँ स्विच देख रहे हैं सामने, तो स्विच में जो स्विच दबेगा उस स्विच का वायर जिस लाइट को जलाता है वो लाइट जल जाती है। इसी तरह से गर्दन में जो रीढ़ की हड्डी है, सर्वाइकल स्पाइन, इसमें जहाँ जो नर्व प्रेस होती है उस नर्व का डिस्टेंस कहाँ तक है, वहाँ तक नर्व का पेन फील होगा। ओके, बिल्कुल यही सिस्टम है, जैसे स्विच बोर्ड है, कौन सा स्विच दबा वहाँ लाइट चल रही, उसी तरह से ये होता है। कई थेरेपियाँ होती हैं कि उस नस को पॉइंट, कौन सा बोलते हैं उसको, रे की सुजोग बोलते हैं, कुछ ऐसा है कि प्रेस करने से वो ठीक हो जाता है, क्या वो कारगर है? देखिए, रेकी और सुजोग तो मैं नहीं समझता हूँ, लेकिन हम फिजियोथेरेपी से एक्सरसाइज, सर्वाइकल ट्रैक्शन, कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, इनसे इसका ट्रीटमेंट काफ़ी इफेक्टिव है, और फिजियोथेरेपिस्ट को हम जो रिकमेंड करते हैं और फिजियोथेरेपिस्ट उसको अक्सर कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत अच्छा कंट्रोल हो जाता है। इसके अलावा कुछ
प्रिकॉशंस हैं, क्या क्या पोस्चर्स अवॉइड करने हैं। अगर मसल में स्पैज़म है, खिंचाव है, तो मसल के स्पैज़म को कम करने के लिए कुछ फिजियोथेरेपी टेक्निक्स होती हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती हैं, कुछ लोकल अल्ट्रासाउंड थेरेपीज़ होती है। तो फिजियोथेरेपी और इलेक्ट्रिकल थेरेपीज़, इनसे भी फिजियोथेरेपी से सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में आराम आता है। सर्वाइकल के लिए कोई दवा है या एक्सरसाइज ही उसका इलाज है? दवा तो मसल रिलैक्सेंट है, पेन किलर है, नर्व विटामिन है, इनसे प्लस एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी प्रिकॉशंस, इनसे सर्वाइकल का पेन कंट्रोल। कारगर तो एक्सरसाइज ही है, फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज। हाँ, फिजियोथेरेपी बहुत कारगर है। डॉक्टर साहब, एजिंग पेरेंट्स का ध्यान कैसे रखें? एजिंग पेरेंट्स का ध्यान हमको 3-4 चीज़ों का ध्यान सबसे ज़रूरी रखना है। एक तो अगर उनके बोन्स में वीकनेस है, जैसे हमको बोन्स का टेस्ट कराना, डेक्सा टेस्ट कराना कि कैल्शियम की कमी तो नहीं हो रही है, बोन्स तो वीक नहीं हो रहे, ऑस्टियोपोरोसिस तो नहीं हो रहा, तो उसके टेस्ट से पता लग जाता है। अगर ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है तो हमको उसको ट्रीटमेंट डॉक्टर के एडवाइस से करना चाहिए। नंबर 2, आर्थराइटिस का। आर्थराइटिस अगर किसी जोड़ में उनको दर्द है, सूजन है, चलने में दिक्कत है, तो उसका प्रॉपर एक्सरे कराना, प्रॉपर डायग्नोसिस कराना और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट अर्ली स्टेज पे कराना। नंबर 2। नंबर 3, मसल्स की कोई वीकनेस है, मसल्स की कोई बीमारी है, कोई टेंडनाइटिस है, टेंडन की कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए भी उनका अगर प्रॉब्लम है तो उसका डायग्नोसिस सही कराना, जो भी टेस्ट करा के, और फिर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना। प्लस उनको आगे चल के कोई वेट नहीं बढ़े, कोई अगर बीमारी है, डायबिटीज़ है, शुगर है, जो भी कोई बीमारी है, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कंट्रोल में रखना, बीपी कंट्रोल में रखना, शुगर कंट्रोल में रखना। अगर ये सब चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे तो हमारी ओल्ड एज में पेरेंट्स की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डॉक्टर साहब, कितनी ज़्यादा आयु तक, मतलब आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, कितने ज़्यादा आयु के मेल फीमेल का आपने जॉइंट ट्रांसप्लांट किया, नी रिप्लेसमेंट किया, और कितनी एज तक करवा सकते हैं कि हड्डियां सही रहें, उनकी बोन्स की एनर्जी, मतलब क्या कहेंगे उसको अपन, बनावट, वो उस हिसाब से आप बताएं कि किस आयु तक करवा सकते हैं? देखिए, आयु कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई लिमिट नहीं है कि किस आयु तक। बॉडी फिट होनी चाहिए। ओके। बॉडी फिट होने के लिए हम कुछ टेस्ट हैं, ब्लड टेस्ट, ECG, 2D को, हार्ट के सारे टेस्ट, इनसे प्लस बॉडी के जो टेस्ट है उनसे हम पता लगा सकते हैं कि बॉडी में एनेस्थीसिया और सर्जरी झेलने की क्षमता है। अगर है तो कोई एज कोई क्राइटेरिया नहीं है। 100 ईयर्स तक भी, 100 ईयर्स प्लस में भी जॉइंट्स के ऑपरेशन हो सकते हैं। क्या प्रिकॉशंस लेने हैं उन टेस्ट के हिसाब से, और अगर कुछ टेस्ट में कुछ गड़बड़ है, फिटनेस लेवल कुछ का, तो फिटनेस लेवल के लिए ट्रीटमेंट देके हम अक्सर तो 99% तो ऑपरेशन, क्योंकि एक एज होने पे अक्सर बीमारियां, डायबिटिक हो गया, बीपी हो गया, ये कुछ चीज़ें मिलती हैं। रिस्क ज़रूर बढ़ती है ओल्ड एज में। ओल्ड एज में बॉडी की फिटनेस ऐसे कोई नहीं है कि बढ़ती है, फिटनेस कम ही होती है। तो जो भी एज है, उस एज में बॉडी की फिटनेस लेवल क्या है उसको असेस करके टेस्ट के और बाकी सारे क्लिनिकल एग्जामिनेशन से फिर क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। अगर ज़रूरी है तो जॉइंट का ऑपरेशन करना पड़ता है। एज कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी भी ऑपरेशन के लिए। अच्छा, हमने तो 98 ईयर्स की एज में भी जॉइंट रिप्लेस किया है, और मैं उस टीम का भी पार्ट था, जो खैर बोलना नहीं चाहिए, मेंशन नहीं करना चाहिए। हमारे पूर्व बहुत कोई सीनियर नेता थे, उनकी 99 ईयर्स एज थी, ओके 101 ईयर्स की एज पे डेथ हुई। अगर आप समझ गए होंगे, लेकिन नहीं कोई मेंशन नहीं कर रहा हूँ ना। तो उनके ऑपरेशन में भी हमें तो सक्सेस रहा। हाँ 2 साल तक तो नॉर्मल बहुत अच्छे चले। डॉक्टर साहब, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है, स्पाइनल कोड क्या है जो बैक पेन होता है, इसका क्या इलाज है? क्या सर्जरी ही इसका इलाज है या दवाओं से ट्रीटमेंट हो सकता है इसका? ये थोड़ा सा बताएं। बैक पेन हमारे रीढ़ की हड्डी में नर्व्स का प्रेस हो जाना, जो बहुत कॉमनली जैसे सर्वाइकल होता है उसी तरह से लंबर स्पॉन्डिलाइटिस होती है। इसमें भी वही मैकेनिज्म वही होता है, और नर्व्स अगर प्रेस होती हैं तो नर्व्स जहाँ जहाँ जाती है वहाँ वहाँ पेन होता है। जैसे शियाटिक नर्व है, अक्सर हम कहते हैं साइटिका हो गया। साइटिका एक लेमन टर्न है उस पेन के लिए, जो कमर से चालू होता है और पूरे पैर में पीछे की तरफ जाता है, एड़ी तक कई बार जाता है। तो उसको, क्योंकि वो शियाटिक नर्व स्टिमुलेट हो रही है, शियाटिक नर्व जहाँ जहाँ पैर में जाएगी वहाँ पेन होगा। इसी तरह से कमर का दर्द या रीढ़ की हड्डी का, स्पाइन का जो पेन होता है, तो इसका ट्रीटमेंट भी मोर देन 95% एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, प्रिकॉशंस, मेडिसिन, इनसे हो सकता है। 5% या उससे भी कम केसेस में कोई एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट कुछ देना पड़ता है। आजकल तो कुछ इंजेक्शंस भी आ गए हैं जो कई बार इंजेक्शन से भी कंट्रोल हो जाता है, लेकिन 2-3% केसेस में ऑपरेशन भी करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट को ऑपरेशन करने की, एक ऑपरेशन तो बहुत कम पेशेंट्स को जरूरत पड़ती है। ज्यादातर बिना ऑपरेशन के एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी से ठीक हो सकते हैं। ओके डॉक्टर साहब, हम भारतीयों में देखा गया है बोन हेल्थ अवेयरनेस की कमी है और ये तेजी से बढ़ भी रहा है, तो इसका क्या निवारण है, कैसे दूर किया जाए, वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे जरूरी है हमको हमारे एज के हिसाब से बोन्स की और हेल्थ और जॉइंट्स की फिटनेस रखना बहुत जरूरी है। अगर किसी जोड़ में कोई आपको दर्द है, पहले से अर्ली स्टेज में उसका सही डायग्नोसिस और सही ट्रीटमेंट करा के उसको ठीक कर लीजिए, बढ़ने नहीं दीजिए।
टालिए नहीं, क्योंकि अगर लेट हो जाएंगे तो कई बार उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, वो इरिवर्सिबल स्टेज में चला जाता है। नंबर 2, बोन्स की हेल्थ। बोन्स वीक नहीं होने दीजिए, क्योंकि ओस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट करना ईजी है, ट्रीट करना बहुत मुश्किल है। एक बार ओस्टियोपोरोसिस हो गया, हड्डियाँ कमज़ोर हो गई, फिर सालों तक ट्रीटमेंट करते रहिए, कई बार उसमें भी फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, तो प्रिवेंशन, प्रिकॉशन ये ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी जोड़ में आपको चोट लगी है, उसका सही ट्रीटमेंट, अगर डॉक्टर ने एडवाइस की कि आपको, अक्सर पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि चोट लग गई, सब हम ऑपरेशन नहीं कराना चाहते, बिना ऑपरेशन ठीक हो, तो हम उनको काउंसिल करने के बाद भी वो समझ नहीं पाते कि उनको ऑपरेशन की सख्त ज़रूरत है। वो गाँव में चले जाते हैं, देसी ट्रीटमेंट कराते हैं, उसके बाद 6 महीने 8 महीने बाद आते हैं, अब अभी तक ठीक नहीं हुए। अब हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं, लास्ट स्टेज आ जाती है और बिल्कुल जॉइंट पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, डैमेज हो गया, उसको रिस्टोर नहीं कर सकते। तो फिर कई बार हमको जॉइंट रिप्लेसमेंट यंग एज में भी करना पड़ता है, या कोई ऐसी चीज़ करनी पड़ती है जिसमें कि जो अर्ली स्टेज में अगर हो जाता है तो जॉइंट पूरा नॉर्मल हो जाता है। अब ट्रीटमेंट करेंगे तो भी नॉर्मल नहीं हो पाएगा, चाहे कितना भी कर लो। तो सही स्टेज पे और डॉक्टर के एडवाइस से सही ट्रीटमेंट कराना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले से डायग्नोसिस हो जाएगा तो उस जॉइंट की प्रोग्रेस या एडवांस स्टेज बढ़ने में आना वो प्रिवेंट हो जाएगा। डॉक्टर साहब, आप स्पोर्ट्स मेडिसिन के भी भारती हैं। स्पोर्ट्स पर्सन को, खिलाड़ियों को जो इंजरी होती है अलग अलग खेलों के हिसाब से, ये एक बड़ा सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है। इस बारे में आप भारत सरकार की तरफ से, राजस्थान सरकार की तरफ से आप अपना पूरा बताएं कि कहाँ, कौन से गेम्स में, शायद कॉमनवेल्थ में, कौन से ओलंपिक में गए थे। आप थोड़ा सा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने मुझे एक डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मेडिसिन अवार्ड दिया था, तो मैं उनका IOC का अप्रूव्ड स्पोर्ट्स मेडिसिन फिजिशियन हूँ। ओके, और स्पोर्ट्स टीम का मैं फिजिशियन क्वालिफाइड हूँ। स्पोर्ट इंजरीज जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, स्पोर्ट्स का एक पार्ट है स्पोर्ट्स इंजरी, और स्पोर्ट्स अगर कोई करेगा, स्पोर्ट्समैन करेगा, तो उसको इंजरी होना तो लाजमी है, इनएविटेबल है कि हाँ स्पोर्ट्स इंजरी तो होगी ही हो। उस स्पोर्ट्स इंजरीज के चांसेस कम करना, ये स्पोर्ट्स फिजिशियन का काम, कि चांसेस कम हो जाए। अगर हम तेज गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट होगा, तो गाड़ी तेज नहीं चलाएं, या गाड़ी हेलमेट पहन के चलें, हेलमेट पहन के चलेंगे तो सिर में चोट नहीं लगेगी। इसी तरह से इस स्पोर्ट्स में भी प्रॉपर स्पोर्ट्स गियर, प्रॉपर स्पोर्ट्स कंडीशंस, एडवर्स वेदर, ये इसको अवॉइड करना। स्पोर्ट्स में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे बनाए कि इंजरीज नहीं हो, कि अगर मौसम खराब है, लाइट खराब है तो मैच रोक दें। इस तरह की कितनी लाइट होनी चाहिए, लाइट कम है तो, जैसे हम क्रिकेट में देखते हैं कि फास्ट बॉलर को अलाउ नहीं करते, स्पिनर्स तो फिर भी अलाउ कर देते हैं लाइट अगर कमज़ोर है। इसी तरह से कुछ ऐसे कंडीशंस, बारिश आ रही है तो मैचेस रोक दें, नहीं तो स्लिपरी हो जाएगा सरफेस, चांसेस ज़्यादा होंगे इंजरीज के। प्रॉपर स्पोर्ट्स गियर, अच्छी क्वालिटी का स्पोर्ट्स गियर, और हर स्पोर्ट का एक अलग स्पोर्ट्स गियर अच्छी क्वालिटी का, वो भी यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। फिर हमारे फिटनेस लेवल कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ये भी ज़रूरी है स्पोर्ट्स इंजरी रोकने के लिए। अगर आप अनफिट होंगे, फिटनेस लेवल कम होगा, तो आपको इंजरीज के चांसेस ज़्यादा होंगे। किसी का अगर फॉर एग्जांपल हैमस्ट्रिंग इंजरी है, उसको अगर अलाउ कर दिया मैच खेलने के लिए, उसको चांसेस बहुत ज़्यादा है कि उसको मैच के दौरान इंजरी होने के चांसेस हैं ही, तो उसको अवॉइड करें। स्पोर्ट्स इंजरीज को प्रिवेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रीट करने से भी ज़्यादा ज़रूरी है प्रिवेंट करना। अगर प्रिवेंट करेंगे तो स्पोर्ट्समैन का कैरियर बढ़ जाएगा, कैरियर का लाइफ स्पैन जो होता है वो बढ़ जाएगा। इंजरीज के साथ अगर स्पोर्ट्समैन खेलेगा तो उसको ज़्यादा खतरा होगा, उसको सीजन मिस करना पड़ेगा, हो सकता है कि आगे का कैरियर भी मिस हो जाए, उसका डेवलप नहीं हो पाए, खेल नहीं पाए वो। तो कैसे इवेंट की तैयारी करें खिलाड़ी, कैसे वो बताएं थोड़ा सा। देखिए, ये हर स्पोर्ट का एक अलग प्रोटोकॉल होता है जी। एक मैराथन जो भागता है उसका एक अलग प्रोटोकॉल है, एक 100 मीटर्स जो भागता है उसका एक अलग प्रोटोकॉल है तैयारी का, और एक कोई स्विमर है उसका एक अलग प्रोटोकॉल है, एक कोई फुटबॉल मैच में फुटबॉल प्लेयर है उसका एक अलग प्रोटोकॉल, रेसलर का अलग है, बॉक्सर का अलग है। तो हर एक की डाइट भी अलग, हर एक का ट्रेनिंग शेड्यूल भी अलग है जी, मेथड भी अलग है। अगर किसी इवेंट में जा रहे हैं तो उस इवेंट में कितने दिन पहले जाना है, कई बार ऐसा होता है कि टाइम जोन्स का भी फर्क पड़ता है। अभी यहाँ दिन है और अमेरिका में रात है। अगर अमेरिका में आपको परसों मैच खेलना है और आपने फ्लाइट से आज जाएंगे, कल पहुंच जाएंगे अमेरिका, लेकिन आपका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो तो आपको डे के लिए शेड्यूल्ड है, तो आप वहाँ दिन में मैच कैसे खेलेंगे? दिन में तो आपको नींद आएगी। आपको अपना ट्रैवल इस तरह से प्लान करना है कि आप एक टाइम जोन का एक दिन लेना पड़ता है। यहाँ से अमेरिका में अगर 12 घंटे का फर्क है तो आपको कम से कम 8 से 10 दिन पहले अमेरिका पहुंचना पड़ेगा ताकि आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक उस तरह से सेट हो जाए, स्लीप लैग नहीं हो। वहाँ के वेदर के हिसाब से, वहाँ की टाइमिंग, वहाँ के वेदर के हिसाब से, वहाँ वेदर कैसा है। यहाँ अगर जैसे आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है तो अभी यहाँ सर्दी चल रही है लेकिन ऑस्ट्रेलिया में गर्मी चल रही है, तो उस तरह से आपकी बॉडी को अडेप्ट होना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हमको ध्यान रखना पड़ेगा। डाइट के बारे में बताएं, खिलाड़ियों को क्या डाइट रखनी चाहिए अलग अलग खेल के हिसाब से। और आप स्टेरॉइड पर भी आप आइएगा कि जो
चलता है आजकल डोपिंग वाला, तो क्या वो सही है गलत है वो थोड़ा सा आप बताएं। डाइट में हर स्पोर्ट्समैन की एक कैलोरी रिक्वायरमेंट, प्रोटीन रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, ये हर एक की अलग होती है। कितना उसको प्रोटीन चाहिए, तो एक डाइटिशियन से मिलके, डाइटिशियन से अपनी डाइट का एक शेड्यूल बना के, कैलकुलेट करा के इस तरह से डाइट लेनी चाहिए। ऑफ सीजन की डाइट अलग है, ड्यूरिंग स्पोर्ट्स की डाइट अलग है, मैचेस की डाइट अलग है। मैच के बीच में भी उसको अपने एनर्जी लेवल का, कैलोरीज का, जैसे अब कोई अगर मैच स्टार्ट हुआ है तो मैच स्टार्ट होने के, जैसे फुटबॉल मैच की बात करें, 90 मिनट का मैच होता है। अगर फुटबॉल मैच में हम शुरू में कोई स्पोर्ट्समैन को इस तरह से डाइट दें कि उसको एनर्जी लेवल बना रहे ताकि वो स्प्रिंट कर पाए, उसका थकावट नहीं हो, लास्ट तक जाते जाते स्पोर्ट्समैन थक जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि अक्सर वो प्लेयर्स को चेंज करते हैं, नए प्लेयर को लेकर आते हैं, क्योंकि उसमें फिर बॉडी में स्टैमिना और एनर्जी ज़्यादा होती है। जो ऑलरेडी 40-50 मिनट खेल लिया वो ऑलरेडी थक चुका होता है, जो ग्राउंड पे है वो थक चुका होता है। हाँ, तो उसको चेंज करना ज़रूरी है। तो इस तरह से मैचेस को मैनेज करना पड़ता है, और फिटनेस की, प्लेयर्स की फिटनेस को और एनर्जी लेवल को मेंटेन करना, मैनेज करना पड़ता है। इसी तरह से मैराथन में भी लंबा डिस्टेंस भागना पड़ता है। लंबा डिस्टेंस भागने के लिए हमको ट्रेनिंग इस तरह से करनी है और डाइट इस तरह से रखनी है कि हमारी बॉडी में एनर्जी कंजर्व हो, और जब एनर्जी की ज़रूरत पड़े तो धीरे धीरे यूज़ होती रहे। फिर मैराथन भागने के लिए भी कुछ टेक्निक्स होती है, एकदम तेज़ नहीं भागना है, धीरे धीरे भागना है, नॉट जस्ट ड्यूरिंग ट्रेनिंग बट ऑल्सो ड्यूरिंग द स्पोर्ट का भी ध्यान रखना है। फिर वेदर कैसा है, बाहर मौसम कैसा है, ठंड का मौसम ज़्यादा है, धूप ज़्यादा है, उसमें फिर अपने आप को ठंडा रखना, बीच बीच में पानी पीते रहना, ये भी ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो डाइट का, तो डाइट न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करके, आज बहुत अच्छे डाइट स्पेशलिस्ट आते हैं हमारे पास, उनसे कंसल्ट करके और डाइट को मैनेज करना पड़ता है। अक्सर देखा जाता है कि क्रिकेट में ले लो या किसी भी हॉकी में ले लो, क्रिकेट में लीगामेंट फ्रैक्चर की समस्या आ जाती है, तो उसका क्या उपचार है, क्या ऑपरेट होने से ही वो ठीक होता है, वो एक बार बताएं। देखिए, लिगामेंट भी कौन सा लिगामेंट है, क्योंकि बहुत सारे लिगामेंट होते हैं, हर जॉइंट में अलग अलग लिगामेंट्स का अलग अलग इलाज है। कुछ लिगामेंट्स हैं जिसमें कि बिना ऑपरेशन के ट्रीटमेंट पर आराम से हो जाता है। कुछ लिगामेंट्स हैं जिनमें कि बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं हो पाते। अगर पूरा लिगामेंट टूटा है तो घुटने में लचक ज़्यादा है। तो जैसे हम सबसे कॉमन लिगामेंट जिसका हम ऑपरेशन करते हैं उसका नाम है ACL, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। ओके, घुटने का लिगामेंट, ये अक्सर अपने आप ठीक नहीं होता, और इससे फिर घुटने में परमानेंट लचक बनी रहती है अगर ये टूट गया तो। अगर स्पोर्ट्समैन को अपना स्पोर्ट्स कैरियर बचाना है और परफॉर्मेंस मेंटेन करनी है, और अगर घुटने में लचक ज़्यादा है और डॉक्टर ने एडवाइस किया कि आपको ऑपरेशन कराना है, तो ऑपरेशन कराना चाहिए। उससे न सिर्फ उनकी परफॉर्मेंस मेंटेन रहेगी बल्कि उनकी जॉइंट्स की लाइफ भी बढ़ जाएगी। अगर ऑपरेशन नहीं होगा, घुटने में लचक होगी, ना तो वो परफॉर्मेंस दे पाएंगे और घुटने के आर्थराइटिस भी नहीं रोक पाएंगे। कुछ लिगामेंट्स है जैसे मीडियल कोलैटरल लिगामेंट, घुटने में बहुत कॉमन मोच आती है जिसके, वो बिना ऑपरेशन के आराम से ठीक हो जाता है। मोर देन 95% अपने आप ठीक हो जाए। ओके, प्रेयरली कभी ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। इसी तरह से टकने के कुछ जॉइंट्स होते हैं जिसमें भी बिना ऑपरेशन के अक्सर जो मोच आती है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 ऐसे ग्रेडिंग होती है। ग्रेड 3 में भी बिना ऑपरेशन के ठीक हो सकता है। लेकिन कभी कभी अगर नेग्लेक्ट हो गया और टकने में बार बार रिकरेंट पैर ट्विस्ट होने की कंप्लेंट ज़्यादा है और उसमें लिगामेंट पूरा टूटा हुआ है, तो फिर उसका भी ऑपरेशन किया जाता है, उससे भी वो ठीक हो जाता है। तो लिगामेंट्स, घुटने में कुछ ऐसे रस्सियाँ होती है, जैसे आपको अगर उदाहरण दें, कुछ ऐसी रस्सियाँ होती है जो उसको अपनी जगह पे रखती हैं, जॉइंट्स की लचक नहीं होने देती। डॉक्टर साहब, जैसे नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, ऐसे क्या शोल्डर रिप्लेसमेंट भी होता है? जी हाँ, शोल्डर रिप्लेसमेंट भी होता है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि बॉडी के जितने भी जॉइंट्स हैं, ज़्यादातर जॉइंट्स का जॉइंट रिप्लेसमेंट होता है। नी, हिप, शोल्डर, एल्बो, एंकल, वेस्ट, ये सब हमने किए हुए हैं। इनफैक्ट उसके अलावा जो हाथ के जैसे छोटे जॉइंट्स हैं, इनका भी रिप्लेसमेंट होता है। ये उंगली के जो छोटे जॉइंट्स हैं, इनका भी रिप्लेसमेंट होता है। पैर के उंगलियों के जो छोटे जॉइंट्स हैं, उनका भी रिप्लेसमेंट होता है। स्पाइन के जॉइंट्स का भी रिप्लेसमेंट होता है। अच्छा, जितनी भी जॉइंट्स हैं सभी का रिप्लेसमेंट, हर जॉइंट का रिप्लेसमेंट, और सक्सेस रेशो भी अच्छा रहता है। छोटे जॉइंट्स में भी उतनी पेचीदगी रहती है? जी हाँ, इतनी पेचीदगी रहती है, लेकिन वो भी सक्सेसफुल होती है। ओके, तो देखा आपने कैसे डॉक्टर आशीष शर्मा जी ने हमसे सभी विषयों पर चर्चा की। ये एक वरिष्ठ ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, नी रिप्लेसमेंट, जॉइंट रिप्लेसमेंट के बहुत बड़े डॉक्टर हैं। लगभग 30 वर्षों का इनका अनुभव है और अभी CK बिरला हॉस्पिटल, जयपुर रुक्मणी बिरला हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसी तरह बने रहिए, दा दिवाकर शो देखते रहिए। नमस्कार।